दक्षिण भारत के एक ऐसे महान शासक की कहानी जिनका दिमाग सच में बेमिसाल था। चलिए शुरू करते हैं। ये राजा सिर्फ तलवारबाजी में ही नहीं, बल्कि उलझे हुए मसले चुटकियों में सुलझाने में भी माहिर थे। इस ऐतिहासिक हस्तलिखित दस्तावेज के जरिए आज हम राजा कृष्णदेवराय के दिलचस्प जीवन के पन्ने पलटेंगे। दक्षिण भारत में जन्मे कृष्णदेवराय बचपन से ही गजब के होशियार थे। युद्ध, प्रशासन और साहित्य सब में एकदम अव्वल। साल 1509 की बात है। बड़े भाई के निधन के बाद उन्होंने विशाल विजयनगर साम्राज्य की कमान संभाली। एक दमदार सेनापति की तरह उन्होंने अपनी शानदार रणनीतियों से साम्राज्य की सीमाओं को तेजी से बढ़ाया। वे मंत्रियों की ध्यान से सुनते थे और पूरी ईमानदारी से हर समस्या का निष्पक्ष हल निकालते थे। और पता है, उनका दरबार सिर्फ राजनेताओं का अड्डा नहीं था, वहां नामी विद्वानों और कवियों की महफिल सजती थी। इन्हीं दिग्गजों में शामिल थे मशहूर तेनाली रामा, जिनकी गजब की चतुराई के किस्से आज भी मशहूर हैं। खुद राजा भी बुद्धिमानी के बड़े कद्रदान थे। उन्हें उलझी हुई पहेलियों को सुलझाने में बड़ा मजा आता था। अब जरा इस दिलचस्प किस्से को सुनिए। एक बार एक शातिर चोर ने साधु का भेष धर लिया। भोली जनता ने तो उस ढोंगी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया, लेकिन राजा की पैनी नजर सब भांप गई। कोई हड़बड़ी नहीं। राजा ने गजब का धैर्य दिखाया और शांति से उस बहरूपिये की हर हरकत को देखा। फिर एक जबरदस्त और चतुर योजना बनाई और उस भेष बदले हुए चोर को सबके सामने बेनकाब कर डाला। सच में ये घटना उनके असीम धैर्य, बारीक नज़र और तेज सोच का एकदम सटीक और शानदार उदाहरण है। राजकाज और रहस्य सुलझाने के अलावा वो कला, साहित्य और ज्ञान के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। वो खुद भी एक बेहतरीन लेखक थे। उनकी लिखी मशहूर किताब आमुक्तमाल्यदा इस बात का पक्का सबूत है। विद्वानों को इतना सम्मान दिया कि पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य संस्कृति और ज्ञान का एक सुनहरा केंद्र बन गया। आखिरी सालों में उन्होंने कई निजी नुकसान सहे। उनका स्वास्थ्य भी गिरता गया और 1529 में वे चल बसे। आज भी इतिहास उन्हें एक बेहद बुद्धिमान, न्यायप्रिय और महान शासक के रूप में पूरे गर्व से याद करता है। तो जाते जाते एक सवाल, क्या सच्ची महानता सिर्फ ताकत से मिलती है या फिर बुद्धिमत्ता और न्याय से? अक्सर ना जब हम इतिहास के किसी महान राजा की कल्पना करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर बनती है? ज्यादातर लोग ना एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो मतलब हाथ में एक भारी तलवार लिए किसी धूल भरे युद्ध के मैदान में खड़ा हो। बिल्कुल। या फिर इसके एकदम उलट एक ऐसा राजा जो मखमल के गद्दों पर लेटा है, दरबारियों से घिरा है और बस आराम से कविताएं सुन रहा है। मतलब या तो एकदम क्रूर योद्धा या फिर बस कमजोर लेकिन कला प्रेमी। हाँ, ये बहुत ही आम धारणा है। हम इतिहास को अक्सर ना इन्हीं दो खानों में बांटकर देखते हैं। मतलब दुनिया को केवल दो ही चश्मों से देखने वाला नजरिया है ये। सही कहा आपने। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस शासक के जीवन और उनके शासनकाल के पन्नों को पलट रहे हैं ना, उन्होंने इस पूरी धारणा को ही तोड़कर रख दिया था। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो पुख्ता ऐतिहासिक दस्तावेज हैं या आधुनिक शोध पत्र और डोमिंगो पेस जैसे विदेशी यात्रियों के संस्मरण हैं, वो सब इसी बात की गवाही देते हैं। हाँ, तो हमारा उद्देश्य भी आज यही समझना है कि कैसे दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक राजा कृष्णदेवराय ने असीम सैन्य शक्ति, असाधारण बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक विकास का एकदम सटीक संतुलन बनाया। और यही संतुलन उन्हें इतिहास में इतने खास बनाता है। इस गहन विश्लेषण में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, बल्कि गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये कैसे और क्यों किया। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक पहुंचते हैं, क्योंकि महानता कभी भी रातों रात आसमान से नहीं टपकती। इसकी ना एक बहुत ही ठोस नींव होती है। सही बात है। अगर हम उनके शुरुआती जीवन पर नजर डालें तो 1471 में उनका जन्म हुआ था और शुरुआत से ही उनका दिमाग बहुत तेज था। हाँ, और उनमें ना कुछ नया सीखने की एक जबरदस्त ललक थी। उन्हें केवल तलवारबाजी या युद्ध कला तक सीमित नहीं रखा गया। बिल्कुल नहीं। उनके प्रशिक्षण में युद्ध कला के साथ साथ राज्य प्रशासन और उच्च कोटि के साहित्य जैसे विषय भी शामिल थे। और ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। मतलब ये तो आज की किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के उस सीईओ की तरह लगता है, जिसने सीधे सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठने से पहले कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में महीनों पसीना बहाकर काम सीखा हो।
हाँ, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। मतलब उसने सिक्योरिटी, फाइनेंस और क्रिएटिव हर टीम के साथ काम किया हो ताकि वो पूरी व्यवस्था को समझ सके। तो क्या बचपन में मिली ये बहुमुखी शिक्षा ही वो कारण थी जिसने उन्हें 1509 में अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद राजा बनते ही इतना असरदार शासक बना दिया था? 100%। हाँ, ये जो युद्ध, प्रशासन और साहित्य का मिला-जुला प्रशिक्षण था ना, इसने उन्हें केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक होलिस्टिक लीडर बनाया। एक सर्वांगीण नेता। हाँ, मतलब अगर किसी वैद्य को सिर्फ चीर-फाड़ या सर्जरी करना आता हो तो वो एक साधारण बुखार का इलाज भी ना शरीर चीर कर ही करना चाहेगा। उसे हर चीज उसी नजरिए से दिखेगी। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अगर राजा सिर्फ लड़ना जानता है तो वो हर राजनीतिक या कूटनीतिक उलझन को युद्ध से ही सुलझाना चाहेगा, बिना सोचे समझे बस सेना भेज देगा। बिल्कुल। लेकिन जब एक शासक प्रशासन सीखता है तो वो व्यवस्था को चलाना सीखता है, तर्क और न्याय को समझता है, और जब वो साहित्य पढ़ता है तो वो इंसानी भावनाओं की गहराइयों को समझना सीखता है। मतलब साहित्य उसके भीतर एक सहानुभूति पैदा करता है। हाँ, तो जब 1509 में राजा कृष्णदेवराय विजयनगर के सिंहासन पर बैठे तो वे समस्याओं को केवल अपनी सैन्य ताकत से कुचल नहीं रहे थे। वे अपने दिमाग और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उनका स्थायी समाधान निकाल रहे थे। तो इस बहुमुखी प्रशिक्षण का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब ताज उनके सिर पर आया। उन्होंने अपनी चतुर सैन्य रणनीतियों से साम्राज्य का खूब विस्तार किया और प्रजा की खुशी सुनिश्चित की। और साथ ही उन्होंने अपने दरबार को विद्वानों और कवियों से भर दिया। अष्टदिग्गज के नाम से मशहूर उनके दरबार के 8 महान कवियों में तेनाली रामा का नाम तो सबसे ऊपर आता है। हाँ, तेनाली रामा जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे, और ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि राजा स्वयं बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे और दरबार में मुश्किल पहेलियों को सुलझाने का बहुत आनंद लेते थे। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शिक्षा को एक पूरी व्यवस्था में कैसे बदल दिया था। उन्होंने सिर्फ खुद को बुद्धिमान नहीं रखा, बल्कि अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम खड़ी की जो बेहद तेज थे। अब यहाँ ना मुझे थोड़ा सा विरोध करने या कहूँ कि एक कड़वा सवाल उठाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। मतलब एक तरफ राजा साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है भारी तनाव, लाखों की सेनाओं का संचालन, लगातार युद्ध और राजनीतिक दांवपेच। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वही राजा अपने दरबार में बैठकर तेनाली रामा के साथ दिमागी पहेलियां और बौद्धिक खेल खेल रहा है। मतलब क्या एक इतने बड़े और व्यस्त शासक के लिए ये सब समय की बर्बादी नहीं थी? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर हमें एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना होगा। दरबार में होने वाली ये चर्चाएं या खेल कोई टाइम पास या मनोरंजन नहीं थे। अच्छा, तो फिर क्या थे ये? कुशल नेतृत्व के नजरिए से ये राजा का एक प्रकार का मेंटल वर्कआउट था, दिमागी कसरत। मेंटल वर्कआउट? मतलब वो अपने दिमाग को किसी अखाड़े के पहलवान की तरफ फिट रख रहे थे? बिल्कुल। जब एक साम्राज्य को संभालना हो तो हर दिन ऐसी जटिल राजनीतिक उलझनें आती हैं जिनका कोई सीधा जवाब नहीं होता। जैसे वो मशहूर किस्सा है ना, जहां राजा ने दरबारियों से बिना छुए एक रेखा को छोटा करने को कहा था। हाँ, और तेनाली रामा ने उस रेखा के नीचे एक और बड़ी रेखा खींच दी थी, जिससे पहली वाली अपने आप छोटी हो गई। ये कोई साधारण पहेली नहीं है, ये लीक से हटकर सोचने की ट्रेनिंग है। समझ रहा हूँ। तो युद्ध के मैदान में या कूटनीति में जब दुश्मन कोई ऐसी चाल चलता जिसका सीधा जवाब नहीं होता, तो यही लीक से हटकर सोचने की क्षमता राजा को बहुत काम आती थी। वे बिना लड़े ही सामने वाले की चाल को छोटा साबित कर देते थे। ये तो सच में नेतृत्व की एक बेहद रणनीतिक सोच है। वे सिर्फ हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने दिमाग को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। और इसी तेज दिमाग का असर असल जिंदगी में कैसे होता था, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे पास मौजूद दस्तावेजों में मिलता है। हाँ, वो पवित्र साधु और चोर वाली कहानी ना। बात कुछ यूं है कि राज्य में एक चोर ने लोगों को ठगने के लिए एक पवित्र साधु का वेश धर लिया। बिल्कुल। और धार्मिक भावनाओं के चलते सब लोग उस पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहे थे। लेकिन राजा ने उस साधु के व्यवहार में कुछ ऐसा असामान्य देखा जो किसी और को नहीं दिखा। जब बाकी लोग झुक रहे थे, राजा की नजरों ने भांप लिया कि साधु का ध्यान भक्ति पर नहीं, कीमती गहनों पर है। ये घटना सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि दरबार में खेले जाने वाले वे दिमागी खेल सिर्फ किताबी नहीं थे। राजा ने अपनी उसी तेज सोच और जबरदस्त धैर्य का इस्तेमाल
उस शातिर धोखेबाज को पकड़ने में किया। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा है। मैं इस पूरी घटना की तुलना शर्लक होम्स से करना चाहूंगा। शर्लक होम्स? वो कैसे? मतलब शर्लक होम्स तो एक जासूस था, लेकिन कृष्णदेव राय तो एक सर्वशक्तिमान राजा थे। उनके पास तो पूरी सेना थी, सुरक्षा व्यवस्था थी। हाँ, ये तो है। वे चाहते तो बस एक आदेश देकर उस साधु रूपी चोर को तुरंत गिरफ्तार करवा सकते थे। तो फिर इतनी लंबी योजना बनाकर उसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब करने की क्या जरूरत थी? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और यहीं पर हमें ये देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यहाँ बात सिर्फ एक चोर को पकड़ने की नहीं थी, बात थी जनता के मनोविज्ञान को समझने की। जनता का मनोविज्ञान? इसमें जनता का क्या लेना देना? वे तो बस एक ठग को पकड़ रहे थे। अरे, ये समझना जरूरी है कि वो चोर एक पवित्र साधु के भेष में था। जनता अंधविश्वास की हद तक उस पर भरोसा कर रही थी। अच्छा, अगर राजा उसे तुरंत सजा दे देते तो परिणाम क्या होता? जनता उन्हें एक अत्याचारी मान सकती थी जो बिना सबूत के पवित्र संतों का अपमान कर रहा है। ओ, ये तो सच में एक नाजुक स्थिति है। प्रजा विद्रोह भी कर सकती थी। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने असीम धैर्य रखा। योजना बनाकर सबके सामने सच्चाई लाने से राजा ने एक तीर से कई शिकार किए। पहला, उन्होंने न्याय किया, और दूसरा, उन्होंने अपनी प्रजा की आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी भी खोल दी। हाँ, जब जनता ने खुद उस साधु को सोने के मोहरों के लिए लालच में गिरते देखा तो उनका भ्रम अपने आप टूट गया। हाँ, ये उनकी सूक्ष्म अवलोकन क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। सच में ये लीडरशिप का एक अलग ही लेवल है, जहां सत्ता का उपयोग सीधे तौर पर डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए किया गया। और ये हमें इस चर्चा के अगले और विस्मयकारी पड़ाव पर ले जाता है। एक शासक जो बाहर से अपराधियों को इस तरह पकड़ रहा है, उसी व्यक्ति के भीतर एक और दुनिया बसती थी। हाँ, ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि शासन और युद्ध के अलावा कला और साहित्य का उन्हें भारी समर्थन प्राप्त था। और बात सिर्फ कवियों को धन देने तक सीमित नहीं थी। राजा ने खुद आमुक्त माल्यादा नाम की एक बेहद प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। वो राज्य को संस्कृति और ज्ञान का केंद्र बना रहे थे। मतलब इन सभी बातों को सुनकर ना मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि एक आदमी जो इतनी सारी भूमिकाएं निभा रहा है, योद्धा, न्यायकर्ता, जासूस, प्रशासक, वो इंसान एक पूरी किताब लिखने का समय कैसे निकालता है? इसे समझने के लिए हमें इसे राजा की लेगेसी या धरोहर के नजरिए से देखना होगा। साहित्य का समर्थन उनके लिए केवल शौक नहीं था, ये उनके साम्राज्य की आत्मा थी। साम्राज्य की आत्मा, इसका क्या तात्पर्य है? जब कोई राजा केवल युद्ध जीतता है तो वो बस जमीन जीतता है, लेकिन जब वो ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनाता है तो वो पीढ़ियों के मस्तिष्कों पर राज करता है। मतलब वे वैचारिक और सांस्कृतिक प्रभाव की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानते थे। बिल्कुल, यह सिद्ध करता है कि वे केवल शक्ति प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि ज्ञान का प्रसार करना एक राजा का मुख्य कर्तव्य मानते थे। ये एक ऐसा निवेश था जो उनके साम्राज्य को अमर बनाने वाला था। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी का एक अंत होता है, ये कथा भी हमें उनके जीवन के अंतिम और कुछ उदास कर देने वाले अध्यायों की ओर ले जाती है। हाँ, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें बहुत गहरे व्यक्तिगत नुकसान का सामना करना पड़ा। अपनों का जाना और फिर उनका गिरता स्वास्थ्य। और अंततः 1529 में इस महान शासक का निधन हो गया, लेकिन उनकी छोड़ी हुई विरासत जीवित रही। उनका वो जो अंतिम दौर था, वो हमें याद दिलाता है कि सत्ता और महानता कभी भी मानवीय कमजोरियों से परे नहीं होती। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ आखिरकार उनके शरीर पर भारी पड़ा। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य सारांश पर नजर डालें तो राजा कृष्णदेवराय के जीवन से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सच्ची महानता केवल पावर या सत्ता से नहीं आती। एकदम सही। कोई कितने लोगों को डरा सकता है, ये महानता का पैमाना नहीं है। महानता बुद्धिमत्ता, निष्पक्षता और ज्ञान के सही मिश्रण से पैदा होती है। बिल्कुल। और इस चर्चा को विराम देने से पहले ना एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर शायद हम सभी को गहराई से चिंतन करना चाहिए। वो क्या है? आज के दौर में जब लीडर्स अक्सर एक ही दिशा में फोकस करते हैं या अपनी शक्ति का दिखावा करते हैं, तो क्या हम कृष्णदेवराय जैसे मल्टीटास्किंग और बहुमुखी प्रतिभा वाले लीडर्स को मिस करते हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या एक ही जीवन में इतनी सारी जटिल भूमिकाएं
योद्धा, लेखक, जासूस, न्यायकर्ता, इन सभी को पूरी पूर्णता के साथ निभाने का ये जो भारी दबाव था, क्या वही कारण था जिसने उनके स्वास्थ्य को इतनी जल्दी तोड़ दिया? क्या महानता की कोई ऐसी भारी कीमत होती है जो इतिहास के पन्नों में अक्सर छिप जाती है? ये सवाल सच में नेतृत्व की कीमत पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।